हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में बेसिकली जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखा था। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ड्राइव करके देखा था। लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में हमने रिलेशन को ड्राइव करके देखा था और इसके ऊपर एक दो हमने न्यूमेरिकल भी देखा था कि फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड टॉपिक है जो कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आज के क्लास में जो है बेसिकली हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में समझने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? तो आप लोग एक बात बताइए, आप लोग अक्सर जब छोटे होंगे तो हमेशा ये खेलते होंगे, क्या करते होंगे, एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा लीजिए, उसमें एक छोटा सा स्टोन को बांध दो और ऐसे ऐसे गोल 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 करके क्या कहो, घुमाओ। तो आप ये गौर करना कि जब आप किसी एक छोटे से रस्सी के अंदर एक छोटा सा कोई भी स्टोन को बांध करके ऐसे ऐसे आप हाथ को घुमाते जाओगे तो वो क्या करेगा, गोल 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 घूमेगा। तो कहीं ना कहीं जो वो स्टोन घूम रहा है वो तो सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि नेचर ऑफ पाथ क्या है उसका, सर्कुलर। लेकिन जब वो सर्कुलर पाथ को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है अलोंग सर्कुलर पाथ, तो आप गौर कीजिएगा, देखिएगा स्टोन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसकी तरफ लग रहा है। जो आप इस हाथ से रोटेट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं स्टोन किसकी तरफ आता हुआ नजर आएगा, ये हाथ की तरफ आता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर आपने घुमाना बंद कर दोगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा, स्टोन आकर के आपके हाथ पे टकराएगा। तो इसका मतलब जब वो सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा था तो किस फोर्स की वजह से एक्ट कर रहा था, सेंट्रीपिटल। यानी कि सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हो गया, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, यानी कि जो भी सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ जो एक फोर्स लगता हुआ नजर आएगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। या आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे भी देखो, कुम्हार को देखो चाक को घुमाते हुए, वो क्या करता है, एक डंडा रखता है यहाँ पे, ऐसे पकड़ करके ऐसे गोल 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 घुमाता है। और आप गौर करना, कभी भी किसी भी चीज को वो धीरे धीरे रोटेट करके क्या करता है, डंडा को हटा देता है, उसके ऊपर मिट्टी से क्या करता है, जो भी बर्तन का शेप देना होगा वो शेप। तो वहां पे जो वो चाक घूमता है वो मोशन तो सर्कुलर है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है कि सर्कुलर मोशन है तो पाथ भी उसका सर्कुलर होगा। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करता है तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जो लगता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो या आप इसको देखो, एक छोटा सा एग्जांपल और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूं। आप क्या करो, देखो हम लोग बच्चा में थे ना तो कंपटीशन करते थे, 4-5 दोस्त क्या होते थे, तालाब के किनारे चले जाते थे और ये करते थे कि भाई कौन कितना दूर तक स्टोन को फेंकेगा। तो हम लोग क्या करते थे, छोटा छोटा रस्सी का टुकड़ा लेके चले जाते थे, रॉप का टुकड़ा लेकर के चले जाते थे, उसमें क्या करते थे, स्टोन को बांध लेते थे और एकदम ऐसे ऐसे घुमा करके एकदम यूं करके छोड़ते थे। तो आप देखना, गौर करना, ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे गोल गोल कर करके, घुमा घुमा करके जो हम फेंकते थे ना, तो जितना ज़्यादा हम रोटेट करते थे उतना ही ज़्यादा वो क्या होता था, दूर जाता था। तो जब हम ऐसे से घुमाते थे वो, तो वहाँ पे क्या होता था, वो बॉडी जो है वो सर्कुलरली मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो क्या हो रहा था, घूम रहा था। और जैसे हम फेंकते थे तो वो किसकी वजह से दूर जाता था, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से जाता था। यानी कि देखिए यहाँ पे दो तरह का फोर्स है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो सर्कुलर पाथ पे जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल कहलाएगा, लेकिन जो सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा फोर्स, वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा। जैसे एक और देखिए, इसको और अच्छे से आपको समझाता हूं। अभी दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है या दीपावली का टाइम है, तो आप देखना उसमें मेला जो लगता है तो बड़े बड़े झूला लगता है। आप उस झूला पे चढ़ते हो कभी, वो गोल वाला जो बड़ा वाला झूला होता है, आप देखना जब वो गोल गोल घूमेगा ना तो जब नीचे से ऊपर जाएगा उसमें तो मजा आएगा, लेकिन जब वो झूला ऊपर से नीचे आएगा तो लगेगा बाप रे बाप, अब प्राण निकल जाएगा, लगेगा एकदम अब तो हम गए। वहां पे किसकी वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से होता है। आपको लगता है कि अब हम गए, फेंका गए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप तो उस ट्रॉली के अंदर बैठे हुए रहते हो, ठीक है, लेकिन आपको जो लगता है कि अब हम यहां से फेंका जाएंगे, वो किस फोर्स की वजह से लगता है, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से लगता है।
तो आई होप सेंट्रीपिटल को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही सिंपल, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। सेंट्रीपिटल को बहुत अच्छे से आप समझिए। कोई भी एक धागा ले लीजिए, एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा ले लीजिए, उसमें आप एक स्टोन को बांध दीजिए और ऐसे ऐसे गोल 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 क्या कीजिए, उसको घुमाइए। तो देखिएगा जैसे आप गोल गोल खूब हाई स्पीड से घुमाओ और घुमाने के बाद क्या करो, हाथ को रोटेट करना बंद कर दो, हाथ को स्थिर कर लो। आप देखना जो स्टोन का टुकड़ा है ना, वो डायरेक्ट आकर के आपको इस हैंड को क्या करेगा, हिट करेगा। तो किसकी वजह से हिट कर रहा है, कहीं ना कहीं पहले से जब वो सर्कुलरली मोशन को, सर्कुलर पाथ को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो यानी कि सर्कुलर पाथ पे जो है एक फोर्स लग रहा था, किसकी तरफ, टुवर्ड सेंटर की तरफ। उसी फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो किसकी तरफ आना चाह रहा था, सेंटर की तरफ आ रहा था, लेकिन आप गोल गोल घुमा रहे थे। तो जैसे आप घुमाना बंद कर दोगे तो फोर्स तो पहले से ही सेंट्रीपिटल लग रहा था, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा स्टोन उसी डायरेक्शन में आकर के क्या करेगा, इस हाथ को हिट करेगा। तो आई होप सेंट्रीपिटल को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। तो इसलिए हमने इसको वर्ड में भी लिख दिया हूं कि इट इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ व्हेन ए बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक सर्कुलर पाथ होगा, तो उस सर्कुलर पाथ पे जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी कि जो भी सर्कुलर पाथ का सेंटर है उसकी तरफ जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसी एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। क्योंकि हम जानते, देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो, वी नो डैट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल, अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स का तो हम एफसी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली मास इज इक्वल टू क्या होगा, एसी। यानी कि अगर हमारा बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो 100% नेचर ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल होगा। वेरी सिंपल। अब इस रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करके देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए मान लेते हैं ये हमने क्या ले लिया, एक सर्कुलर पाथ ले लिया। बहुत ही सिंपल, देखिए कोई भी एक पॉइंट है ओ, मान लेते हैं पहले बॉडी कहाँ पे था, मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियस। अब यहाँ पे हम टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी है v1। टी टाइम के बाद यही बॉडी कहाँ पे चला गया, हम मान लेते हैं ये क्यू पॉइंट पे चला गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे। दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू, दैट इज v2। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये भी तो हमारे पास रेडियस ही होगा, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो गया, यानी कि कहीं ना कहीं क्या किया, ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एग्जीक्यूट किया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यहाँ से जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ आया, ये क्या दे देगा मुझे, डेल्टा एस। क्या दे देगा, डेल्टा एस। क्योंकि अब देखिए आप चाहें तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं, पी क्यू आर्क। यहाँ से यानी कि पी पॉइंट से जो क्यू गया, तो ये पी क्यू हमारे पास क्या बना, एक आर्क बना। और पी क्यू आर्क का जो लेंथ हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है पी से क्यू तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, जिसको हमने डेल्टा एस कहे, यही हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क। यानी कि कहीं ना कहीं पी क्यू किसके फॉर्म में जा रहा है, कर्व के फॉर्म में जा रहा था, इसलिए आर्क ऑफ पी क्यू, इसका लेंथ हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा एस। ठीक है, तो अब हम देखिए ये हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। नेक्स्ट अब देखिए, अगर इसी चीज़ को, ये तो हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने डायग्राम को ड्रॉ किया। अब इसी चीज़ को अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के केस में देखें तो कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल। देखिए मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो मान लेते हैं ये एक पॉइंट है और यहाँ से ये कहाँ पर चला गया, दिस इज़ पॉइंट ए, और इस पॉइंट को हम लोग ले देते हैं B। तो A से B जो गया वो किस वेलोसिटी के साथ गया, v1 वेलोसिटी। इसी चीज़ को अगर वेलोसिटी के बेसिस पे देखें, v1 और ये v2, तो बहुत ही सिंपल देखिए कैसे दिखा सकते हैं। इधर की डायरेक्शन में हमारा क्या वेलोसिटी हो जाएगा, v2, और देखिए ये A से B से वापस कहाँ पे चला गया, C, तो डेट विल गिव यू द डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, BC कहलाएगा। तो ऑटोमेटिकली अगर ये v1 है तो ये हमारे पास क्या है, v2। वेरी सिंपल। तो अगर ये v1 है और ये v2 है तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये हमें क्या देगा लेकर के भैया, तो ये तो हमारे को दे देगा डेल्टा थीटा, और B से C तक हमें क्या दे देगा लेकर के, बहुत ही सिंपल, डेल्टा V। क्या दे देगा हमारे को, डेल्टा V। क्योंकि ये हमारे पास देखो, अगर ये R है, ये भी रेडियस है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हमने क्या लिया, डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिया। तो अगर ये वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है तो ये हमें क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि नेट वेलोसिटी दे देगा लेकर के, डिस्प्लेसमेंट के केस में आ जाएगा। और ये तो हमारे पास अगर B से C आ गया तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा थीटा हो गया। दो ट्रायंगल बना, लिखेंगे इन ट्रायंगल, अगर मैं इसको ले लेता हूँ POQ एंड इन ट्रायंगल, अगर मैंने देखिए POQ ले लिया हूँ तो बहुत ही सिंपल, इसको कैसे ले सकता हूँ, आप गौर कीजिए, BAC, बहुत ही सिंपल,
क्या ले सकता हूँ, BAC। आप चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V1 V2 और ये क्या हो गया हमारे पास डेल्टा V, बहुत ही सिंपल। अब देखिए ट्रायंगल जो हमारे पास POQ और यहाँ से जो आ गया ट्रायंगल BAC, बिल्कुल जिस ऑर्डर में हमने POQ लिया उसी ऑर्डर में हमने क्या ले लिया, BAC। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सिमिलर ट्रायंगल करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, कोई भी दो पैरामीटर हमारा ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए डेल्टा थीटा, यानी कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल POQ, यानी कि POQ इज इक्वल टू कहीं ना कहीं हमारे पास एंगल क्या है, BAC, एंगल BAC विच इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डेल्टा थीटा। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ऑटोमेटिकली ये एंगल हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, यहाँ पे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, डेल्टा थीटा, बिल्कुल सेम है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो कंपोनेंट है जो हमारे पास ये V1 है और ये जो V2 है, आप कोई भी एक पैरामीटर को ले सकते हैं। ये भी ऑलमोस्ट जैसे ये हमारे पास रेडियस है तो यहाँ पे R और यहाँ पे भी R है, तो उसी तरह से V1 और V2, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो ये V1 और V2 है ये भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल POQ है और ट्रायंगल BAC है ऑलरेडी हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। यानी कि सिमिलर करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो पैरामीटर हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा, बहुत ही सिंपल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो ट्रायंगल POQ सिमिलर ट्रायंगल क्या है हमारे पास, BAC। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड का, वो सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो जो होता है करस्पॉन्डिंग साइड का वो क्या होता है, सेम होता है। तो बहुत ही सिंपल, हम क्या निकालें, कैसे क्या निकालें, बहुत ही सिंपल। देखिए कैसे कैसे हम इस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे PO, क्या मान लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे PO लूँगा तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, BA, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज PO अपॉन में क्या लिख सकते हैं, BA विच इज़ इक्वल टू, अगर हमने PO अपॉन में BO ले लिया, क्योंकि PO अपॉन में क्या ले लिया हमने, अगर मैंने PO लिया, जैसे हमने PO ले लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हम और किस चीज़ को लेंगे, देखिए एक हम इस टर्म को ले लिया वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरे में हमने ले लिया रेडियस, तो हम लेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो डेल्टा S, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे क्या लेना पड़ेगा, PQ लेना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज विच इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, PQ। तो PQ अपॉन में देखो, अगर PO अपॉन में क्या ले लिया हमने, BA, वेरी सिंपल। तो PQ लिया हूँ तो अपॉन में क्या आ जाएगा, BC, यानी कि PQ लिया हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, BC। अब यहीं से रिलेशन को देखिए लिख सकते हैं, PO के जगह हम क्या लिख सकते हैं, R, BA के जगह हमने सिंपली क्या लिख देंगे, V, PQ के जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा S, BC के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा V। बहुत ही सिंपल, रिलेशन यहीं से हमारा बन जाएगा। अब देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर टर्म को एक जगह करेंगे, डेल्टा V को इधर ले जाते हैं, R को हम क्या लेके चले जाते हैं, इधर लेके चले जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। या एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ही सिंपल, वेलोसिटी वाले को एक जगह कर देते हैं और डिस्टेंस वाले को एक जगह कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगा। तो डेल्टा V अपॉन में V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा S अपॉन में क्या कर देंगे, R। देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, डेल्टा V यानी कि इधर भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को इधर ले आते हैं, डेल्टा V बाई V हो जाएगा, तो डेल्टा S अपॉन में क्या आ जाएगा, R। बहुत ही सिंपल। अब देखिए डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन में R आ गया, बहुत ही सिंपल। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे तो चाहिए भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन के लिए क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर इस टर्म को हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, डेल्टा T से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डेल्टा T से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग both sides by डेल्टा T। तो रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन में V डेल्टा T विच इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा S अपॉन में R इंटू डेल्टा T। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, डेल्टा V अपॉन में V डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन में क्या हो जाएगा, R डेल्टा T। और हम इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज। अब देखिए ये तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, दोनों साइड हमने लिमिट ले लेना है, दोनों साइड हमको क्या ले लेना है, लिमिट ले लेना है। तो चलिए मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एस अपॉन में आर डेल्टा टी। इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ, देखिए 1/v को बाहर ले आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/v को बाहर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 1/r को हम बाहर ले आएंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। बहुत ही सिंपल। अब देखिए एक चीज़ मेरे को बताइए, 1/v तो है, अब सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया, डेल्टा वी बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अब ये देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स, लिमिट 1/v बाहर ले लिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें क्या दे देगा, लीनियर एक्सेलेरेशन दे देगा। तो बहुत ही सिंपल, 1/v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग लीनियर एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1/r लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या दे देगा हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या दे देगा, बहुत ही सिंपल वेलोसिटी दे देगा लेकर के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या दे देगा मुझे, वेलोसिटी दे अपॉन में आर हो जाएगा। इसी एक्सेलेरेशन को हम लोग क्या कह देंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब v इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हम जानते हैं, आपने पढ़ा v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास रिलेशनशिप आर ओमेगा। तो इंस्टीड ऑफ v अगर मैं पुट कर दूं तो आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर, तो दिस इंप्लाइज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर, ये आर और ये कट जाएगा तो हमारे पास सीधे क्या आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहीं से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो आ गया वो क्या आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का रिलेशनशिप क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आप यहीं से भी देख सकते हैं, देखिए v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑटोमेटिकली वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इंस्टीड ऑफ वी हमने क्या पुट कर दिया आर ओमेगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर हो गया। इसको खोलेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर, ये आर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर, हमने लिख दिया हैंस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या हो गया आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इसी को अगर मैं फर्दर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो बहुत छोटे छोटे रिलेशन यहाँ से निकल करके आते हैं। क्या क्या रिलेशन निकल के आते हैं, तो अगर देखिए सेंट्रीपिटल ए सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है आर ओमेगा स्क्वायर। आप जैसा कि जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू आर होता है और ओमेगा बराबर हमारे पास क्या होता है, तो ऑलरेडी हम जानते हैं ओमेगा बराबर हमारे पास होता है 2 पाई न्यू। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए ओमेगा स्क्वायर है, अब ओमेगा की जगह अगर मैं 2 पाई न्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई न्यू का स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का क्या हो जाएगा, किस टर्म में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आर तो हो ही जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा न्यू स्क्वायर। तो हम इसी को अरेंज करके सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर न्यू स्क्वायर। ये हमारा किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा सेंट्रीपिटल का। यानी कि अगर हमने ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर ओमेगा की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2 पाई न्यू, तो जैसे अगर ओमेगा की जगह हमने 2 पाई न्यू को पुट कर दिया तो ये ओमेगा स्क्वायर, तो 2 पाई न्यू का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। तो अरेंज करके लिख देंगे 4 पाई स्क्वायर आर न्यू स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो इसमें केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन है, आप सब्स्टिट्यूशन जैसे जैसे करते जाओगे इसका फॉर्मूला क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का मेन फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो डायरेक्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या हो गया आर ओमेगा स्क्वायर। फर्दर आप ओमेगा का सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आपको क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन यानी कि कहीं ना कहीं मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना ऑफ ए पार्टिकल ऑन द टिप ऑफ ए फैन ब्लेड। ठीक है, मतलब बिल्कुल 0.30 मीटर इन डायमीटर, यानी कि जो फैन का जो ब्लेड है ना उसका डायमीटर कितना है 0.30 मीटर। तो बहुत ही सिंपल, अगर हमारे पास डायमीटर दे रखा है 0.30 मीटर तो ऑब्वियसली r इज इक्वल टू क्या होना चाहिए d/2, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा 0.15
मीटर। वेरी सिंपल। रोटेटिंग एट 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि ये जो हमारे पास 1200 दे रखा है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ऑटोमेटिकली ये क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आरपीएस में होता है, यानी कि 1200 अगर मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 60 से क्या करूं, डिवाइड कर दूंगा, 6 2 जा 12, 20, यानी कि कहीं ना ये क्या हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे गौर कीजिए 1200 है, ठीक है, और हमने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 120। अब 120 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 2 जा 12, 20, यानी कि 20 हमारे पास क्या आ गया, आरपीएस आ गया, यानी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए आप जैसा कि जानते हो, वी नो डैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी तुरंत आपने रिलेशन क्या ड्राइव किया है, ड्राइव किए हो, आर ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल, देखिए आर तो आपको पता है, यहाँ से इस वैल्यू को यूज़ कर लोगे जो कि हो जाएगा 0.15 मीटर, लेकिन ओमेगा आपको पता है नहीं। कितना लोग क्या फाइंड आउट करेगा, सबसे पहले ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई आपको पता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकल गया, यहाँ से आप ओमेगा निकाल करके इसमें डाल दो। हम कहते हैं कि आपको सेपरेटली ओमेगा निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या करो, इसी फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपेंड कर दो, ए सी इज इक्वल टू क्या लिखो, आर, ओमेगा की जगह क्या डाल दोगे, 2 पाई न्यू का स्क्वायर, खोलो, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब यहीं से डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। आपके पास आर कितना है हमारे पास, 0.15 इंटू 4 इंटू पाई के टर्म में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना आ गया, 20, तो 20 का क्या कर दो, स्क्वायर। अब देखो ऑटोमेटिकली टर्म हमारे पास कितना आ जाएगा, टर्म आ जाएगा। आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाए, इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 4 से कटिंग करेंगे 25 आ जाएगा, 5 3 जा 5 5 जा। वेरी सिंपल। तो हमें तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्या आ रहा है, ये 3 पाई स्क्वायर अपॉन में 5, ठीक है। 20 का स्क्वायर सीधे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 400। तो अब यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 8 जा 40, यानी कि 80 आ जाएगा। ऑटोमेटिकली हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, 240 पाई स्क्वायर, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो हम यहीं से लिख सकते हैं, निकल गया, हम यहीं पे लिख सकते हैं, हेंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास कितना निकल गया, इजीली लिख सकते हैं 240 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आप सीधे यहाँ पे, अगर हो सकता है दिखने में दिक्कत हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्ट हमारे पास कितना निकल के आ गया, 240 पाई स्क्वायर, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं था। आपने क्या देखा, ऑलरेडी जो भी डाटा है पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। यानी कि मेन चीज़ है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप कहीं भी फॉर्मूला में कन्फ्यूज़न हो तो आपको मैंने डेरिवेशन का मेथड भी बता रखा हो कि कैसे हमने रिलेशन को ड्राइव किया हो, तो आप इजीली ड्राइव करके इजीली क्या कर सकते हो, फॉर्मूला को चेक कर सकते हो कि हम सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं। तो देखिए मेरा हमेशा से सजेशन यही रहता है कि आप लोग डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए, क्योंकि कभी भी अगर फॉर्मूला लिखने में कहीं गलती हो जाए या कन्फ्यूज़न आ जाए तो फिर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो अगर आपको डेरिवेशन पता है तो एट ए टाइम उस ड्राइव करके आप फॉर्मूला को चेक कर सकते हो कि हम सही जा रहे हैं या फिर गलत जा रहे हैं, तो आपका कन्फ्यूज़न तुरंत क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो चलिए, आई होप बहुत अच्छे समझ, इसके ऊपर कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करने के लिए। थैंक यू।